लेट्स से 1 2 3 अप टू 8। एक डाइस को अपन ने 8 टाइम्स थ्रो करा है, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि 8th थ्रो में थर्ड 6 मिल जाए। 8th थ्रो में अपने को थर्ड 6 मिल जाए, 8th थ्रो में थर्ड 6, ठीक है, कि यहां पे अपने पास थर्ड 6 आ जाए। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है ना, दो चीजें बोल रहा है। इसका मतलब वो दो चीजें बोल रहा है कि 8th थ्रो में थर्ड 6 है। इसका मतलब वो चाह रहा है कि देखो पहली बार कि इसमें से 3 बार 6 तो आना ही चाहिए, इसमें से 8 में से 3 बार 6 आना चाहिए, और जो थर्ड वाला 6 आएगा वो यहां पे आना चाहिए, थर्ड वाला 6 यहां पे आना चाहिए, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस है। मैं आपसे सीधे सीधे ये बोल देता कि मुझे 8 में से 3 बार 6 चाहिए, ठीक है। याद है कि नहीं लास्ट क्लास में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था q प्लस p टू द पावर n, उसमें फिर जितनी बार अपना एक्सपेरिमेंट हो रहा है उतना अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि मैं सीधे सीधे आपसे बोल देता कि 8 में से 3 बार मुझे 6 चाहिए, 8 में से 3 बार, ठीक है, तब तो मैं सीधे सीधे क्या लिख देता, 8c3q पावर 5 इंटू पी क्यूब लिख देता, सीधे सीधे ऐसा लिख सकते, 8 में से 3 बार। लेकिन मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि इन द 8th थ्रो अ थर्ड 6 इज ऑब्जर्व। 8th थ्रो में थर्ड 6 मिले, मतलब ये हुआ कि यहां तक मुझे 2 बार 6 मिल जाने चाहिए, यहां तक मुझे 2 बार 6 मिल जाए, और फिर लास्ट वाले में एक 6 फिक्स है, लास्ट वाले में एक 6 फिक्स है। तो आप इस वाले को अरेंज नहीं कर सकते, मतलब यूं समझ लो कि इसमें मुझे सक्सेस ही चाहिए, इसमें मुझे जो है वो सक्सेस ही चाहिए, इसमें मुझे सक्सेस चाहिए, और इसमें से 5 बार क्यू चाहिए और 2 बार सक्सेस चाहिए। इसको आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर, लेकिन लास्ट वाला पी आना कंपलसरी, इसको आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लो, लास्ट वाला पी आना कंपलसरी, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 5, तो यहां तक का अरेंज कर लेता है, दैट इज 7c5, यहां तक का 7c5 q पावर 5 इंटू पी स्क्वायर, यहां तक का, और लास्ट में फिर एक पी, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। यदि मैं सीधा सीधा आपसे बोलता कि 8 में से 3 बार अपने को 6 चाहिए, तो आप सीधा वो लगा सकते हो, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि 8th थ्रो में थर्ड 6 है, तो यहां पे 6 आना कंपलसरी है, इसको आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो इसमें से 7 में से 5 बार ऐसा आ जाए q पावर 5 p स्क्वायर इनटू p, ठीक है। बोलो क्लियर है? बाकी ये ले ही सकते हैं आप, p की वैल्यू तो 1/6 हो ही जाएगी और q की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। बोलो क्लियर है मेथड? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। A person takes either a forward or a backward step. A person takes either a forward or a backward step. The chance that he takes a forward step is 2/3. The chance that he takes a forward step is 2/3. Find the probability that after 5 steps, he is 1 step away from his original position.
after 5 steps he is 1 step away from his original position. ठीक है, चलो करो तो इसको. सर एक बार वैल्यू बता दीजिए वापस, क्या क्या बताइए. वैल्यू ये है कि a person takes either a forward or a backward step, the chance that he takes a forward step is 2/3. 2/3. Find the probability that after 5 steps he is 1 step away from his original position. विनायक का आंसर आ गया है 243. C 120. 12 है कि 120 है विनायक ऊपर? सर 12/243. तो तुमने नहीं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाया, बाइनोमियल वाला केस एनसीआर नहीं कंसीडर करा क्या? यस सर, वो 2 मिनट करते हैं. वैश्विक का आंसर आया है 40. हाँ ठीक है, ठीक है वैश्विक. वैश्विक ही है ना तुम्हारा नाम? वैश्विक राठौड़ है ना? वैश्विक सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी सर, जी सर. हाँ. हो गया. देखो 5 स्टेप ले रहे हैं, मतलब सीधा साधा बात यह है कि भाई एक आदमी है वो आगे भी चल सकता है पीछे भी चल सकता है. ठीक है, क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि भाई आगे चलने की उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो ऑब्वियसली पीछे चलने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/3 होगी. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया वो उसने 5 स्टेप्स ली है, 5 स्टेप. तो 5 स्टेप के बाद वो 1 स्टेप अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से 1 स्टेप अवे होना चाहिए. तो ओरिजिनल पोजीशन से 1 स्टेप अवे 2 तरीके से हो सकता है कि या तो वो 2 स्टेप फॉरवर्ड चल ले और 3 स्टेप बैकवर्ड चल ले, और या फिर 3 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड चल. किसी भी एक को सक्सेस मान लो आप, या तो फॉरवर्ड को सक्सेस मान लो या बैकवर्ड को सक्सेस मान लो, किसी भी एक को सक्सेस मान लो. ठीक है, लेट्स से फॉरवर्ड को सक्सेस मान लेते हैं. ठीक है, तो 2 बार सक्सेस चाहिए, 3 बार फेलियर, उसमें 3 बार. तो 5c2q3 5c3q² इंटू p. बाकी q और p की वैल्यू आपके पास है ही सही. p इसको मान लेते हैं सक्सेस. तो 5c2q³ मतलब 1/3 का होल क्यूब इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 5c3q² मतलब 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 का होल क्यूब.
ये हो गया 10, तो 40 प्लस 80 अपॉन 3 की पावर 5, 243। 3 से कैंसिल हो गया, दैट इज 40/27। 27 राइट, कुछ गड़बड़ हो गया। 3 से कैंसिल करना, 81 से। वैसे तो 40/81 आएगा ना, वो 40/81 आएगा, वो 40/27 लिख दिया ना तुमने, वो 40/3 से कैंसिल करेंगे, चेक कर लो तुमने, मैंने भी चेक नहीं करा हो, ठीक है ना, ये चेक कर लो, आंसर ये आएगा तुम्हारा। तो एक से ज्यादा आ गया, एक से ज्यादा हो गई हो तो तुम्हारी वाली तो, हाँ हाँ ठीक है सर। है ना। हाँ सर 81 ही आ रहा है, 81 ही आ रहा है। क्लियर है मेथड? ठीक है, तो इस तरह से आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है उसमें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपन। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी, let A1, A2, A3 up to AN are n mutually exclusive and exhaustive events A1, A2, A3 up to AN जो है वो n mutually exclusive exhaustive events है, करेक्ट। Event B is associated to all the events event B is associated to all the events in different way. A1, A2, A3 up to AN are n mutually exclusive and exhaustive events. Event B is associated to all the events in different way. Different way. ठीक है, तो we have to find the probability of B. अपने को B की probability निकालनी है. We have to find the probability of B. ठीक है, मतलब केस कुछ ऐसा है कि ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब इसी में से कोई एक इवेंट हो रही होगी, एग्जॉस्टिव मतलब इसी में से कोई एक इवेंट हो रही होगी अपने पास। लेट्स से मान लेते हैं ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, अप टू ये अपने पास AN। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, इसमें n इवेंट्स हो रही है, n इवेंट्स, ठीक है, राइट। और एक दूसरी इवेंट B है एसोसिएटेड टू ऑल द इवेंट्स इन डिफरेंट वे। इससे भी B एसोसिएटेड है, इससे भी B एसोसिएटेड है, इससे भी B एसोसिएटेड है, और इससे भी B एसोसिएटेड है। इससे भी B एसोसिएटेड है, 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 इन सबसे B एसोसिएटेड है। ठीक है, आपने वो B की प्रोबेबिलिटी निकाली है। We have to find the probability of B. ठीक है, मतलब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ किस तरह के केस की मैं बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल से बताता हूँ किस तरह के केस की बात कर रहा हूँ कि अपन बात कर रहे हैं, लेट्स से मैंने बोला आपके पास 3 बैग हैं, A, B, C, 3 बैग, ठीक।
इसमें कुछ रेड व्हाइट ग्रीन बॉल्स हैं, इसमें भी कुछ रेड व्हाइट ग्रीन बॉल्स हैं, इसमें भी कुछ रेड व्हाइट और ग्रीन बॉल्स। ठीक है, रेड व्हाइट ग्रीन बॉल्स। लेट्स से इसमें 5 रेड 3 व्हाइट 4 ग्रीन, इसमें से 6 रेड 4 व्हाइट 3 ग्रीन, इसमें 4 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ग्रीन। ठीक, मैंने बोला कि इन 3 बैग में से एक बैग मैंने रेंडमली सेलेक्ट करा, ये 3 बैग हैं, इसमें से मैंने एक बैग रेंडमली सेलेक्ट करा और उसमें से एक बॉल रेंडमली निकाली। एक बैग सेलेक्ट करके उसमें से एक बॉल निकाली, उस बॉल के व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। बॉल के व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 स्टेप होगा जनरली। जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की बात होती है ना, तो क्या होता है कि 2 स्टेप होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में 2 स्टेप। पहले एक बैग सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब एक बैग सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि पहले बैग ए आ जाए, बैग बी आ जाए, बैग सी आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/। एज्यूम नहीं करना कभी भी, प्रोबेबिलिटी में कभी भी अपन एज्यूम नहीं करेंगे। यू हैव टू कंसीडर द प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला एक बैग सेलेक्ट करेंगे, तो एक बैग सेलेक्ट करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी थी, बैग ए आ सकता था, बैग बी आ सकता था, बैग सी आ सकता था। तो बैग ए आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, सी की प्रोबेबिलिटी भी 1/3, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो। आप एज्यूम नहीं कि बैग ए आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है और फिर ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो। फिर उसमें से बॉल निकाली, वो व्हाइट बॉल आ जाए, ये आपकी इवेंट भी है। मतलब बैग ए सेलेक्ट होना आपका इवेंट A1, ये इवेंट A2, ये आपका इवेंट A3 है। A1 A2 A3 है। और फिर उसमें से आपने बॉल निकाली और बॉल व्हाइट आ जाए तो वो आपकी इवेंट बी हो जाएगी, व्हाइट बॉल आना। 2 एक्सपेरिमेंट हुए, आपने एक बैग सेलेक्ट करा, एक एक्सपेरिमेंट वो हुआ, और फिर उस बैग में से एक बॉल निकाली, वो सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट का आउटकम की बात की जाएगी। सेकंड एक्सपेरिमेंट के आउटकम की बात की जाएगी तो बी की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, तो आप बोलेंगे कि A1 हो जाए और फिर A1 के बाद B हो जाए, बिल्कुल सही बात है। या A2 हो जाए, A2 के बाद फिर B हो जाए, या A3 हो जाए और फिर A3 के बाद B हो जाए, अप टू, या फिर AN हो जाए और फिर B के बाद AN हो जाए। ठीक है, ऐसा A1 के बाद भी, A2 के बाद भी, A3 के बाद भी, अप टू AN के बाद भी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यदि यहां पे मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, यहां पे मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो क्या क्या केस होगा। आप बोले सर फर्स्ट बैग आ जाए, दैट इज A1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3 इनटू उसमें से व्हाइट बॉल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/12। सर ग्रीन बॉल चूज कर लिया आपने, है? आपने ग्रीन चूज कर ली। अच्छा ग्रीन ले ली, सॉरी व्हाइट वाली है 3/2, सॉरी। ठीक है, प्लस दूसरा बैग 1/3, उसमें से व्हाइट अगेन 4/13, प्लस तीसरा बैग अगेन उसमें से व्हाइट 5/4। दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, है ना। मतलब दोनों कंपेयर करना, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों को आप कंपेयर करोगे ना तो केस दोनों का बिल्कुल सेम है, बट द डिफरेंस इज दैट कि टोटल प्रोबेबिलिटी में हमेशा लास्ट आउटकम की बात की जाती है, लास्ट आउटकम। व्हाइल इन द बेस थ्योरम में क्या होगा कि उसके पहले वाले आउटकम की बात की जाएगी। ये हो चुका है, इसके पहले वाले आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछी, ऐसा। ठीक है, बोलो क्लियर है। यस सर। चलो लिख लो तो इस पे, फिर इस पे एक दो प्रॉब्लम और करते हैं, फिर बेस थ्योरम लेंगे, फिर दोनों की प्रॉब्लम करेंगे अपन।
लिख लिया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A pack of 52 playing card have one card missing. A pack of 52 playing card have one card missing. Find the probability that if two cards are drawn from the pack, if two cards are drawn from the pack, then both drawn cards are spelled. Both drawn cards are spelled. ठीक है, चलिए पहले एक बार और मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन और। आपको बोला है कि अ पैक ऑफ कार्ड है वन कार्ड मिसिंग। देखो केवल स्टेट पॉसिबल बता, प्रोबेबिलिटी में क्या स्टेटमेंट बोलने की बात होती है, मतलब स्टेटमेंट को ऐसा बोलता है कि अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। जैसे अब मान लीजिए इसी की जगह मैं आपसे ऐसा बोल देता, अभी मैंने लिखा है पैक ऑफ कार्ड है वन कार्ड मिसिंग, या मैं आपसे ऐसा भी बोल देता कि भाई 52 प्लेइंग कार्ड में से मैंने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया, और फिर वो जो बचे हुए 51 कार्ड है उसमें से दो कार्ड निकाले, दोनों कार्ड स्प्रेड आ जाए मेरे पास। ठीक, तो पहला एक्सपेरिमेंट, अब वो मिसिंग बोल दो, चाहे एक कार्ड मैंने ड्रॉ कर दिया वो बोल दो, बात एक ही है। मिसिंग बोल दो या एक कार्ड मैंने ड्रॉ करा वो बोल दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो क्या बोलेंगे अपन, सबसे पहले बोलेंगे कि जो मिसिंग कार्ड है वो या तो स्प्रेड होगा या नॉट स्प्रेड होगा। जो मिसिंग कार्ड है वो या तो स्प्रेड हो या नॉट स्प्रेड, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, यह आपकी A1 A2 हो गई एक तरह से। दिस इज A1 एंड दिस इज A2। फिर उसमें से दो कार्ड निकाल ले और वो दोनों कार्ड स्प्रेड आ जाए, तो इवेंट बी क्या होगी, drawn two cards are spread. Drawn two cards are spread, ये इवेंट बी हो गई अपने पास, ये इवेंट बी हो गई। ठीक है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो A1 इंटू बी बाय A1 प्लस P of A2 into P of B by A2। A1 की प्रोबेबिलिटी बताओ तो फर्स्ट ड्रॉन कार्ड आर स्पेड, मिसिंग कार्ड बोल लो इसको कि मिसिंग कार्ड स्पेड हो जाए। मिसिंग कार्ड स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। अब यदि मिसिंग कार्ड स्पेड है तो स्पेड कितने बचेंगे अपने पास, मिसिंग कार्ड यदि स्पेड है तो स्पेड कितने बचेंगे, 12। दो कार्ड ड्रॉ करे हैं तो C2 लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। दो कार्ड ड्रॉ करे हैं तो C2 लगाना पड़ेगा। स्प्रेड नहीं हो तो 3/4, और फिर उसके दोनों कार्ड स्प्रेड नहीं होंगे तो बचेंगे 13, तो 13 C2 अपॉन 51 C। दिस इज फाइनल आंसर। मतलब
आप ये भी देखो कि अपन जैसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन मैंने कराया ना, आप बोले कि सर आप जैसे आपने ऑब्जर्व करा तो मैंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन केवल दो करे कि स्पेड हो या स्पेड नहीं हो, बस यही करा ना, या तो स्पेड हो या स्पेड नहीं हो। क्यों दो ही करें? क्योंकि स्पेड हो और स्पेड नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड कर, क्योंकि बाद के जो कार्ड दो कार्ड अपन ने ड्रॉ करे हैं वो केवल इस चीज से इफेक्टेड है, वो केवल इस चीज से इफेक्टेड है कि भाई जो आपका मिसिंग कार्ड है वो स्पेड था कि स्पेड नहीं था। अब स्पेड नहीं में वो क्लब था कि डायमंड था कि हर्ट था, उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है, वो तो सबका एक ही केस बनेगा। तो इसलिए बस स्पेड नहीं स्पेड। अब आप चार केस ही बना लोगे तो भी आंसर अपना सेम आएगा। तो जनरली वो जो पहले केस का क्लासिफिकेशन करते हैं ना कि भाई इसमें दो माने चार माने, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपकी जो सेकंड वाली इवेंट हो रही है वो किससे एसोसिएटेड है, वो किसके साथ इफेक्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं बात? सर एक बार ये बता दो कि अगर अगर ये जो पत्ता जो मिसिंग हुआ है, मतलब एक कार्ड जो हाँ मिसिंग हुआ है, वो ठीक है, अगर स्पेड का नहीं होता तो स्पेड का नहीं होता तो भाई जो 12C2 है 38 वहां 13C2 हो जाता। और ये 39 है, तो स्पेड का यदि नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती 39/52, दैट इज 3/4। और यदि वो स्पेड का नहीं होता तो मेरे पास 13 स्पेड बचते हैं, तो उसमें से 13C2/51C2। तो फिर ये नॉन स्पेड में से 12C2 करना पड़ता। नहीं, ये तो यदि ये वाला केस है जब मिसिंग कार्ड स्पेड है, यदि मिसिंग कार्ड स्पेड है तो आपके पास कितने स्पेड बचेंगे? आप यदि मिसिंग कार्ड स्पेड है तो अब आपके पास कितने स्पेड बचेंगे? 12 ही बचेंगे ना आपके पास। हाँ तो मतलब मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है ऐसा माना मैंने। मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है। नहीं नहीं, अपन ने माना कुछ नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो। आप आपको तो सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है, आपको तो सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्वेश्चन ने बोला भाई ये एक कार्ड मिसिंग है, तो मैंने सोचा भाई क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन है, याद है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन मैंने ये बोला कि भाई 52 कार्ड है, इसमें से एक कार्ड मिसिंग है, बचे हुए 51 कार्ड में से मैंने दो कार्ड निकाले हैं। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों कार्ड स्पेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई दोनों कार्ड स्पेड आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें कितने स्पेड बचे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में दो केस आए कि यार यदि ये जो मिसिंग वाला कार्ड है यदि ये स्पेड हो गया होता तो मेरे पास इसमें 12 स्पेड बचते हैं, और यदि ये स्पेड नहीं होता तो मेरे पास 13 स्पेड बचते हैं। तो यस दैट्स सर। व्हाई आई मेक टू केसेस, कि स्पेड हो गया होता तो ऐसा होता, स्पेड नहीं हुआ होता तो ऐसा होता। अच्छा ठीक है सर। आगे यस सर। समझ में आ? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो आपका तो क्या है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में एक्चुअली पार्ट यही है कि अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है जैसे ही आपको पॉसिबिलिटी दिखनी स्टार्ट होती है, अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही पॉसिबिलिटी दिखती है अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a year is chosen at random, if a year is chosen at random, if a year is chosen at random, then find the probability that chosen year have 53 Sunday. Then find the probability that chosen year have 53 Sunday.
नॉर्मली ईयर में कितने संडे हो रहते हैं? हैं? सर नॉर्मल जो ईयर है उसमें कितने संडेज रहते हैं? लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल जो ईयर होगा उसमें कितने संडेज रहते हैं? भाई नॉर्मल जो ईयर होगा उसमें 365 डेज होते हैं। तो 365 को यदि मैं ब्रेक करूंगा तो 52 इंटू 7 प्लस 1 बनता है। तो उसमें 52 वीक्स तो कंप्लीट हैं। यदि एक दिन बचा हुआ संडे आ जाएगा तो 53 संडे हो जाएंगे। तो उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। लीप ईयर की बात करोगे तो 366 डेज होंगे। तो उसको ब्रेक करोगे तो दिस +2 आ जाएगा। तो इसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होती है, क्योंकि दो पेयरिंग बनाओगे तो 2 बार संडे आता है। तो बाद में प्लस कर देंगे। लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 और नॉन लीप ईयर में 1/7। तो आंसर अपना 3/7 होगा फिर। क्यों ना? देखो फिर आप पहला केस मिस कर जाते हो आप लोग बार बार। पहला केस तो सोचो आप, जहां से अपनी पॉसिबिलिटी बन रही है आपने फिर मान लिया कि भैया लीप ईयर आ गया, नॉन लीप ईयर, उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। लीप ईयर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी माननी पड़ेगी क्या होगा, नॉन लीप ईयर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना आपको। आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप बार बार एज्यूम कर रहे हो बस। नहीं विनायक, हाँ वैशिट का सही है, वैशिट का सही है। हाँ कुलदीप का भी सही है। दो केस बनाने पड़ेंगे, दो केस, लीप ईयर आ जाए नॉन लीप, क्योंकि दोनों में प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना। देखो जब तक एक ही प्रोबेबिलिटी होती तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आपको लग रहा है यार ये आ जाता तो अलग प्रोबेबिलिटी, ये आ जाता तो अलग, तो यू हैव टू मेक टू केसेस, लीप ईयर के लिए अलग, नॉन लीप ईयर के लिए अलग। तो लीप ईयर आ जाए, नॉन लीप ईयर आ जाए। जैसे मैंने बोला अ ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो अ ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वहीं से अपना केस स्टार्ट हो गया। यदि ईयर सेलेक्ट कर सकते थे तो दो केस हो सकते थे, लीप ईयर होता और या नॉन लीप ईयर होता, है ना। तो लीप ईयर होने में, लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, नॉन लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4। और फिर 53 संडे आना, 53 संडे आना अपन मान लेंगे इवेंट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लीप ईयर आ जाए और फिर उसमें 53 संडे आ जाए, नॉन लीप ईयर आ जाए और फिर उसमें 53 संडे आ जाए। लीप ईयर आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, उसमें 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7, इधर 3/4 और उसमें 53 की संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7, दैट कम्स टू बी 5/28। बोलो आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। ठीक है ना, राइट। मतलब जैसे ही पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, जहां पे आपको लगे यार ये भी हो सकता था, ये अज्यूम कुछ नहीं करना है, अज्यूम नहीं करना है। हर चीज की आपको प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ ये आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है।
ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेस थ्योरम पे। दोनों क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे हैं, केवल क्वेश्चन का तरीका अलग होगा इसमें। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें बेस थ्योरम। सेम केस, बेस थ्योरम में बिल्कुल सेम केस होगा, वही लेट a1 a2 a3 up to an, a1 a2 a3 up to an are n mutually exclusive, n mutually exclusive है and exhaustive events है, mutually exclusive और exhaustive events है। event b is वही associated to the event in different way। पूरा केस ऐसा वैसा, ये सब ऐसा वैसा। अब की बार केवल क्वेश्चन चेंज होने वाला है। अब की बार वो बोलेगा क्वेश्चन में कि इवेंट बी हो चुका है, क्वेश्चन में बोलेगा इवेंट बी हो चुका है और इसमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। इवेंट बी हो चुका है और इसमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट होगा वैसे ही, ऐसा नहीं कि इवेंट बी पहले हो जाएगा, होगा इवेंट बी बाद में ही, है ना। लेकिन बस ये है, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है, जो आउटकम अपने को पता है एक तरह से वो अपने लिए हो चुका है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, जो आउटकम अपने को पता है वो अपने लिए हो चुका है। ठीक है, नहीं पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती। ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी अपन ने जो दोनों तीनों क्वेश्चंस करे हैं, यदि मैं उसको बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं सेम क्वेश्चंस को, है ना, तो सबसे पहले ये वाला करा था, फिर अपन ने 52 कार्ड्स वाला करा था। ठीक है, और उसके बाद अभी लीप ईयर वाला, नॉन लीप ईयर वाला करा था अपन ने। ठीक है, यदि इसको मैं बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं तो ऐसे बनेंगे, देखो। If from a 3 bags a bag is selected at random and from that bag a ball is drawn at random. If drawn ball is of white color, last statement सुनना, if drawn ball is of white color then find the probability that ball is drawn from bag B. Ball is drawn from bag B. ठीक, ये वाला सुनो। 52 कार्ड्स है, 1 कार्ड मिसिंग। 52 कार्ड्स है, 1 कार्ड मिसिंग। If then 2 cards are drawn. If drawn 2 cards are of spade, if it is known that drawn 2 cards are spades, then find the probability that missing card was not spade. Find the probability that missing card was not spade. ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाले, इसमें देख लो आप लीप ईयर नॉन लीप ईयर कि a year is selected at random, and from selected year, if a year is selected at random and if selected year have 53 Sunday, if selected year have 53 Sunday, then find the probability that selected year is leap year or selected year is not leap year. ऐसा, ठीक है, आ रहा केस समझ में। तो बाद वाले का आउटकम नॉन है और पहले वाले का आउटकम पूछा जाएगा कि भैया ये इसमें से आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी, या इसमें से आया हो या इसमें से आया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हो चुका है, ठीक है, और इसमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। लेट्स से P ऑफ A1, B हो चुका है, लेकिन B हो चुका है और A1 की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, P ऑफ A1 बाय B। ठीक, तो अपना फॉर्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला याद करो। क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला?
P of A1 intersection B upon P of B. B हो चुका है और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। तो P of B, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लिख देना, ऐसा का ऐसा ही। टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ऐसा कैसा आ जाएगा, A1 B by A1 A2 B by A2 up to AN into B by A1, ठीक है, राइट। और अब ऊपर क्या आएगा, A1 इंटरसेक्शन B, मतलब A1 वाला निकालना है तो ये वाली टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी, A2 वाला निकालना हो तो ये टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी, AN की निकालना हो तो ऐसी कैसी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल A1 की बात करूंगा मैं, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ऐसे याद रखना, यहाँ पर A1 by B आएगा और यहाँ पे B by A1। और सबसे अच्छा तरीका यही है, देखो सबसे अच्छा बेस थ्योरम को आप तो पहले नीचे डिनोमिनेटर लिख दो, पूरा P of B लिख दो नीचे, और इसमें से यदि आपसे A1 की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो ये वाली टर्म लिख देना, A2 की पूछिए तो ये लिख देना, AN की पूछिए तो ये लिखना, जिसकी पूछी जाएगी वो लिख देंगे, ठीक है। मतलब बेस थ्योरम है ना, एक तरह से आप देखोगे ना तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है एक तरह से। तो लिख लिया? यस सर। चलिए अब इस पे अपन प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहले तो मैं आपको यही वाला अपन करते हैं, है ना, कि देखो कैसे आपको करना है, ठीक है। लिखो, जैसे क्वेश्चन लिखो, अ पैक ऑफ कार्ड हैव वन कार्ड मिसिंग, अ पैक ऑफ कार्ड हैव वन कार्ड मिसिंग, two cards are drawn at random from the remaining 51 cards. Two cards are drawn from the remaining 51 cards. If both drawn cards are spelled, if both drawn cards are spelled, then find the probability. If both drawn cards are spelled, then find the probability that missing card was not spelled. Missing card was not spelled. ठीक है। एक्चुअली ना देखो, बेस थ्योरम में आपको क्या हमेशा बाद वाले का आउटकम गिवन रहता है, स्टेप वही 2 स्टेप में होगा,
2 स्टेप में होगा, ठीक है, लेकिन बाद वाले का आउटकम दिया रहता है आपने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस की यदि मैं बात करूं, ठीक, तो वही सेम केस लेना, मान लेते हैं मिसिंग कार्ड स्पेड है, मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है, इसको मैं A1 मान लेता हूं और इसको A2 मान लेता हूं। इसके बाद भी इवेंट बी हो सकता है, इसके बाद भी इवेंट बी हो सकता है। इवेंट बी, इवेंट बी, व्हाट इज इवेंट बी? इवेंट बी में किसको बोल रहा हूं? बोथ ड्रॉन कार्ड आर स्पेड। ठीक, तो बी हो चुका है, ये आउटकम मुझे पता है, जो आउटकम पता है वो हो चुका है अपने लिए, बस, ठीक है। और मिसिंग कार्ड वाज नॉट स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, मींस मुझे निकालना है P ऑफ A2 बाय B। तो सबसे पहले यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दो आप, A1 into P of B by A1 plus P of A2 into P of B by A2, और यहां पर आएगा P ऑफ क्या निकालना? A2 B by A2, मतलब सीधा सीधा बस ये याद रखना, ये वाली यहां पे आ जाएगी अपने पास ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू P ऑफ A1, A1 मतलब मिसिंग कार्ड स्पेड 1/4, ये तो अभी अपन ने निकाला ही था। फिर ये मिसिंग कार्ड स्पेड है तो स्पेड 12 बचे, तो 12C2 अपॉन 51C2, ठीक है, प्लस मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, फिर 13 बचे, 13C2 अपॉन 51C2, ठीक, इसको यहाँ पर ठीक है। बाकी आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, कैसे यूज करना है? मेन स्टेटमेंट समझना जरूरी है, इसमें प्रोबेबिलिटी में इतनी दिक्कत नहीं आती, स्टेटमेंट बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इस पे अपन पहले बेस पे ही लिखो क्वेश्चन। A letter is known to have a letter is known to have come either from Tata Nagar, either from Tata Nagar or Calcutta. A letter is known to have come either from Tata Nagar or Calcutta. Tata Nagar or Calcutta. On the envelope, just two consecutive statement ध्यान से सुनना, and on the envelope, just two consecutive letters TA are visible. On the envelope, just two consecutive letters TA are visible. What is the probability? What is the probability that the letter came from Calcutta? What is the probability that the letter came from
कैलकाटा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर केम फ्रॉम कैलकाटा। मतलब ऐसा हो रहा है, देखो क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि ये एक एनवलप है, ठीक है, इस एनवलप पे एक वर्ड लिखा हुआ होगा, मतलब ये लेटर आया अपने पास, तो लेटर या तो टाटा नगर से आया है, कैलकाटा से लिखा आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, या तो टाटा नगर लिखा हुआ है या कैलकाटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे या तो टाटा नगर लिखा हुआ है या कैलकाटा लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो वर्ड पूरा नहीं लिखा हुआ है। स्टेटमेंट पढ़ो, ऑन द लेटर ऑन द एनवलप जस्ट 2 consecutive letter TA आर विजिबल। एनवलप पे केवल 2 consecutive लेटर क्या विजिबल है, TA। और वो टीए जैसे ही अपने वो ऑन द एनवलप 2, अब प्रॉब्लम ये होगी, अच्छा टीए दिख रहा है, अब टीए या तो टाटा नगर वाला टीए हो सकता था और या कलकत्ता वाला भी टीए हो सकता था ना। वो तो जैसे मान लो एआर दिख रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एएन दिख रहा होता कोई दिक्कत नहीं थी, पर टीए के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो टाटा नगर वाला भी हो सकता था और कलकत्ता वाला भी हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आपको ये बताना है कि लेटर केम फ्रॉम कलकत्ता। इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे कलकत्ता लिखा हुआ हो, सीधा सीधा वो पूछ रहा है कलकत्ता। ठीक है, ऑन द एनवलप टीए, तो ये है अपने पास, है ना, राइट। तो क्या करेंगे कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, A1 A2। ठीक है, टाटा नगर लिखा हुआ हो A1, कैलकाटा लिखा हुआ हो A2। सबसे पहले तो ये हुआ, ठीक। अब इवेंट बी क्या मानोगे, बताओ, इसमें इवेंट बी क्या होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में आया तो टीए, तो वो टाटा नगर, अगर लास्ट में आया तो कलकत्ता। लास्ट में आए तो मतलब तो ऐसे ही टीए मान लेंगे ना टीए की वो प्रोबेबिलिटी अगर कंसेक्यूटिव कैलकाटा से आया लेटर तो कितने 1 आ होगी, सकते हैं? और इधर से आया तो वो 1/2। इधर से आया तो 1/2 और इधर से आया तो 1 ना। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना, क्वेश्चन ने किस एंगल से उस चीज को देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर कंसेक्यूटिव लेटर आने की प्रोबेबिलिटी? हाँ एग्जैक्टली, पता है वो जो सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट में बोलूंगा जस्ट 2 consecutive लेटर विजिबल होना, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। जस्ट 2 consecutive लेटर विजिबल होना। हाँ, विनायक ने आंसर भी निकाल दिया, सही है विनायक, वेरी गुड। जस्ट 2 consecutive लेटर विजिबल होना ये आपका एक्सपेरिमेंट है, और वो 2 consecutive लेटर टीए विजिबल होना ये आपका आउटकम है, ये आपका आउटकम है। 2 consecutive लेटर टीए विजिबल होना, क्योंकि वही मैं बोल रहा था, क्वेश्चन के स्टेटमेंट, क्वेश्चन ने किस एंगल से देखा, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन ने बोला कि 2 consecutive लेटर विजिबल है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 consecutive लेटर विजिबल हो तो क्या टीए विजिबल होता, क्या टीए विजिबल होता, क्या जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है सीए विजिबल होता, हो सकता है एएल विजिबल होता, हो सकता है एलसी विजिबल हो सकता, सीयू होता, यूटी होता, टीटी होता, टीए होता। कितने टाइप से हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7
7 टाइप से वो 2 कंसेक्यूटिव लेटर विजिबल हो सकते थे, 7 टाइप से, और उसमें अपना फेवरेबल कि टीए विजिबल होना चाहिए, दैट इज 1/7, दैट इज 1/7। क्लियर है बात? बिल्कुल ऐसे में यहां पे बात करूं तो 2 कंसेक्यूटिव लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कंसेक्यूटिव लेटर विजिबल होने की बात होती तो 8 केस बनते, 8 केस बनते, और इसमें टीए विजिबल होना वो 2 ही केस थे, दैट इज 2/8, 1/8। ठीक है, चलो तो अब अपने को निकालना क्या है, लेटर कैलकाटा से आया हो, मतलब इसके ऊपर कैलकाटा लिखा हुआ हो, ठीक है। A1 में टाटा नगर वाला मान लेता हूं और A2 में मान लेता हूं कैलकाटा वाला, ठीक है। तो A2 में मान लेता हूं कैलकाटा वाला, राइट। तो A2 विजिबल होना चाहिए, कैलकाटा विजिबल होना, कैलकाटा लिखा, कैलकाटा से आया मतलब यहाँ पे कैलकाटा लिखा हो, मतलब A2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और यह आपका इवेंट B है, वो हो चुका है। A2 की प्रोबेबिलिटी अपने को निकाल। तो व्हाट इज द P ऑफ A2 by B? पहले तो यहाँ वाला लिख लो, A1 into B by A1 plus P of A2 into P of B by A2, और A2 वाला निकालना है ना, तो B of A2 into P of B by, प्रोबेबिलिटी सारी आपके सामने लिखी हुई है। A2 मतलब 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2। A2 हो चुका है B, मतलब A2 हो चुका है कैलकाटा आ जाए और उसमें टीए विजिबल हो, तो दैट इज 1/7। ऐसे ही टाटा नगर 1/2 और उसमें ये विजिबल हो, दैट इज 1/4। That comes to be 4/11। बोलो, क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A bag contains 10 white balls as well as black. A bag contains 10 white balls as well as black. सर ब्लैक बॉल कितनी थी? नहीं, बस टोटल 10 है, कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है। A bag contains 10 white balls as well as black. टोटल 10 balls है, कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है। A person draws 6 ball. A person draws 6 balls and finds that 3 balls are white and the other 3 are black.
and finds that 3 balls are white and the other 3 are black. Find the probability that the number of white balls in the bag find the probability that the number of white balls in the bag is the same as that of the black ball. Number of white balls in the bag is the same as that of black balls. ठीक है, करो, देखें, ट्राई करो एक बार इसको।
नहीं 1/2 नहीं आएगा। सर ये इसमें 10 व्हाइट बॉल एज वेल एज ब्लैक लिखा है, तो टोटल 20 बॉल्स है क्या मतलब? नहीं नहीं, टोटल नहीं है वो, टोटल 10 ही है वो, स्टेटमेंट ऐसे ही है, मतलब 10 बॉल्स, 10 व्हाइट बॉल्स एज वेल एज ब्लैक। ठीक है सर। मतलब एक्चुअली मान लो जैसे 10 के बाद कॉमा है, एक तरह से यूं समझो, 10 के बाद कॉमा लगा, a bag contains 10 white balls as well as black। ट्वेंटी बाई 66 मतलब 10/33। 10/30, हाँ ये सही है आपको, अब सही है। देखो क्या हो रहा है उसमें कि अगेन देखो इस क्वेश्चन को भी ना मैं दो तरीके से फ्रेम कर सकता था। जैसे अभी तो क्या बोल रहा हो कि भाई इसमें 10 बॉल्स हैं, है ना, अपन ने 6 बॉल निकाली और वो 6 बॉल में क्या हो रही है, 3 व्हाइट आ रही है प्लस 3 ब्लैक आ रही है। इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि कम से कम 3 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल तो है ही सही ना बैग में, कम से कम 3 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल तो है ही सही, है ना। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 3 व्हाइट, टोटल 10 लेना, 7 ब्लैक हो सकती थी, 4 व्हाइट 6 ब्लैक हो सकती थी, 5 व्हाइट 5 ब्लैक हो सकती थी, 6 व्हाइट 4 ब्लैक हो सकती थी, 7 व्हाइट और 3 ब्लैक हो सकती थी। ये 5 केस ये हो सकता है। आप बोलो 2 व्हाइट वाला लेना चाहो तो ले लो, पर वो बाद में b/a1 निकालोगे, b/a1 वो 0 हो जाएगा, तो जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये 5 केस पॉसिबल है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5 ही होगी। मुझे बोला है ये आपका इवेंट भी हो गया कि भैया बैग में से 6 बॉल निकाली, 3 व्हाइट और 3 ब्लैक आ जाए, ये आपका इवेंट भी हो गया। ये A1, ये A2, A3, A4 और A5 होगा, ठीक है ना। इवेंट बी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि बैग में इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक आ जाए, A3 बाय, तो नीचे क्या आएगा, P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B बाय A1, P ऑफ A2, P ऑफ B बाय A2 प्लस P ऑफ A3, P by A3, P of A4, B by A4 plus P of A5 into P of B by A5, ऐसा, ठीक है। इसके निकालनी है A3 की, तो P of A3 into B by A3, ठीक। चलिए पहले डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं,
P ऑफ A1 की होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 इनटू B बाय A1 हो चुका है, उसके बाद B हो जाए, मतलब अपने पास बैग में 3 वाइट 7 बॉल हैं, उसमें से मैंने 6 बॉल निकाली, तो टोटल केस हो गया 10C6 और इसमें 3 वाइट और 3 ब्लैक आ जाए तो 3C3 इंटू 7C3 प्लस 1/5। ये दूसरा केस, अगेन टोटल 10C6, इसमें 3 वाइट 3 ब्लैक आ जाए तो 4C3 इंटू 6C3 प्लस 1/5, टोटल 10C6, इसमें से 3 आ जाए तो दैट इज 5C3 इंटू 5C3, फिर इसमें 10C6, फिर इसमें 3 आ जाए तो 6C3 इंटू 4C3 और प्लस 1/5 10C6 7C3। प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है तो ये ऐसा करना है हमें। तो इसलिए सबसे पहले ना डिनोमिनेटर लिख लो, डिनोमिनेटर लिखने के बाद उसी में से एक पार्ट आपका ऊपर आ जाएगा। ऐसे बोलो, क्लियर है बात? सर है ना? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आपने इसमें कैसे सोचा कि आउटकम ये होगी, मतलब कि अप्रोच कैसे करा आपने? और क्या हो सकते थे आप बताओ? मतलब मैं आपसे बोलूं कि एक बैग में 10 बॉल्स रखी हुई है ना, टोटल 10 है, ये मैंने बता दिया था कि कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है, ठीक है। हाँ। और ये क्वेश्चन ने बोल दिया कि भैया हमने जब 6 बॉल निकाली तो उसमें से 3 व्हाइट 3 ब्लैक आई है, तो इतना तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूँ ना कि इसका मतलब बैग में कम से कम 3 व्हाइट और कम से कम 3 ब्लैक बॉल होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी पॉसिबिलिटी बनती है। और क्या पॉसिबिलिटी आती है बताओ, बोलो। सर गलत सोच लिया था मैंने। हाँ, अब देखो, अभी जो मैं पॉइंट बता रहा था ना, क्वेश्चन का केवल तरीके की बात है। अभी जैसे मैं यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछूं ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी बात। मैं आपको सीधे सीधे ऐसे बोल देता कि आपके पास 5 बैग हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 3 वाइट 7 ब्लैक है, इसमें 4 वाइट 6 ब्लैक है, इसमें 5 वाइट 5 ब्लैक है, इसमें 6 वाइट 4 ब्लैक है, और इसमें 7 वाइट और 3 ब्लैक है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने इसमें से एक बैग सेलेक्ट करा और उसमें से 6 बॉल निकाली, उसमें से 3 वाइट और 3 ब्लैक आई है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपका ये वाला बैग सेलेक्ट हुआ था। ये सबसे ऐसे तो हो जाता जल्दी है ना? ऐसे तो हो जाता जल्दी। हाँ, इसमें इजीली समझ में आता। बस बात वही है कि यहाँ 5 केस मैंने बहुत एक्सप्लिसिट दे दिए, यहाँ मैंने बोला एक ही बैग में आपने 5 केस बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसा क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, तो बस अपना बेस थ्योरम भी ऑलमोस्ट हो गया। अब अपना छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, मतलब मेंस वाला बचा हुआ है। बेसिकली मेंस में आता है वो वाला पार्ट जो है, थोड़ा सा है वो। तो एक क्लास कौन सा वाला है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो एक क्लास मुझे और प्रोबेबिलिटी की लेनी है, ठीक है। तो एक क्लास में और नेक्स्ट वीक में ले लूंगा, मैं बात कर लूंगा, एक क्लास तो उसकी ले लूंगा। और फिर अब आपके देख लेते हैं, 2 टॉपिक की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और कौन सा बोल रहे हैं, बाइनोमियल। ठीक है, तो उसकी तो बाइनोमियल मतलब पीएचसी, अच्छा वो उस समय भी कुछ बोलना चाहिए, ठीक है, चलो, है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए तो बहुत है ना। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।